Dear students, today we are going to start the third session and final session for chapter number 1. पिछले वाले सेशन में हमने लास्ट में ये प्रमेय 1.3 और प्रमेय 1.4 पढ़ लिया था। मैं जरा रिपीट कर रहा हूं, सभी एक बार मेरे साथ इसको जरा समझ लेंगे। समझा हुआ तो है लेकिन एक बार रिपीटेशन करें कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या और P यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। बहुत सिंपल। कोई संख्या अभाज्य संख्या P यदि a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो a को भी विभाजित करेगी। और उसके बाद हमने दूसरा प्रमेय पढ़ा, उसमें √2 को हमने प्रूव किया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और प्रूव करने का टेक्निक कौन सा किया? विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, यानी कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन को कहते हैं विरोधाभास। ठीक है, चलो अब मैं सीधे सीधे आ रहा हूं उदाहरण नंबर 9 पर। ठीक है, शुरू करूं और आज फाइनल है, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करके पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। हाँ, उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि √3, अभी √2 की जगह √3 आ गया है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, हाँ, अपरिमेय संख्या है मान लिया। अब हम क्या मानते हैं? पहले मानते हैं, माना कि हम यह मान लें कि √3 एक परिमेय संख्या, माना कि। फिर हम क्या करते हैं? एक दो पूर्णांक a और b इस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि √3 = a/b हो जाए, माना कि। और a और b में कोई एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात यह सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर इसको अपन लिख सकते हैं b√3 = a लिख सकते हैं। इसको आगे, इसको दोनों साइड में स्क्वायर करें तो 3b² = a² लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है क्या? चलिए, मैंने यहां पे लिख दिया a = √3b, a² = 3a, 3b², b² = a²/3। इसका मतलब मैं लिखूंगा कि यदि a² को 3 से विभाजित किया जा सकता है तो a को भी 3 से विभाजित किया जा सकता है। प्रमेय कौन सी? 1.3 के अनुसार। तो जब 3 से विभाजित किया जाता है तो हम कहेंगे a/3 = c। देखो जरा क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो, यही बुक में लिखा है, देखो, ये आ गया। अतः a = 3c भी लिख सकते हैं, और जहां c एक पूर्णांक है, फिर वापस दोनों तरफ अपन इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बन गया? 3b², 3, अभी पहले यहां पहले इसको स्क्वायर करो, ये हो गया a² = 9c², और यहां a² की जगह इसको रिप्लेस कर दो, a² = 9c²। अभी मेरे पास फॉर्मूला था, कौन सा था? a² = 3b² था ना? तो मैं जरा क्या करूंगा, a² = 3b² था तो a² की जगह 9c² लिख देता हूं। तो क्या बन गया? b² = 9c²/3, यानी कि 3c²। क्या आया बताओ बच्चों? इसका मतलब मैं आगे क्या करूंगा? यहां तक मैं पहुंच गया। इसका अर्थ है b² 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। पहले तो मैंने कहा कि a 3 से विभाजित होगा, फिर आपने कहा कि b भी 3 से विभाजित। देखो, पहले तो मैंने कहा कि क्या लिखा, a 3 को विभाजित करता है,
फिर मैंने कहा कि जो है ना b भी 3 को विभाजित करता है। अपन ने अभी अभी तो कहा था a बाई बी में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अभी आप कह रहे हो कि दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ और a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जबकि आप तो कह रहे हो नहीं है। परंतु इससे पहले तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा अलग प्रकार की स्टाइल है, इस बार अलग तरीके से प्रूविंग है, लेकिन मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैंने ऐसे ही फॉर्मूले लिख दिए। सभी बच्चे रिवीजन कर लो। सबसे पहले √3 को a बाई बी मान लिया, फिर दोनों यहाँ से इसको स्क्वायर किया, ये आ गया। फिर हमने कहा कि a स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो a को भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन ने जब a को कर सकते तो अपन ने a इज इक्वल टू 3c लिख दिया, या a बाई 3 इज इक्वल टू c लिख दिया। फिर a इज इक्वल टू 3c आ गया, दोनों को स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले में अब क्या किया, इस वाले फॉर्मूले की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर था, तो a स्क्वायर की जगह 9c स्क्वायर रख दिया, ये 3b स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो गया, या c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3 हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि b स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो b को भी 3 से डिवाइड कर पाएंगे। जब कर पाएंगे तो फिर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड रहा ही नहीं। आपने अभी अभी बोला था कि a और b के बीच में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, अभी आप कह रहे हो 3 है, तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास हो गया तो हमने ये जो कल्पना की थी कि भाई ये √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब ये प्रूव हो गया है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? चलो एक और चीज रिपीट करो। 9th क्लास में हमने पढ़ा था, रिपीट कर रहे हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। 9th क्लास में देख लो, याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो रिपीटेशन कर लो। अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, और भाग और गुणा भी अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करो, रिजल्ट अपरिमेय। और एक और था 9th में जो यहां नहीं लिखा हुआ है, 9th में एक और था कि अगर दोनों अपरिमेय है और उनका जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो आंसर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। चलिए उदाहरण नंबर 10 पे आ जाओ। अब थोड़ा अलग मस्त सवाल है, अब तो इजी है। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसकी विपरीत हम मान ले कि यह परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं। फटाफट लिखो आप, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो इसका मतलब 5 प्लस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। 5 माइनस क्या है, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो √3 क्या आएगा, माइनस √3 इज इक्वल टू क्या है, a बाई बी माइनस 5। इसको नीचे लिखो, तो ये माइनस हटा दो दोनों तरफ, तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस a अपॉन बी। होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है, तो √3 बराबर ये आ गया। अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे चूंकि a और b पूर्णांक है और 5 माइनस a भी एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम ये जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है, अतः
विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण से प्राप्त हुआ है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी इजी। ऐसे कैसे बाकी सवाल है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लो कि परिमेय संख्या, इसको मान लो a/b है, तो √2 के ये आ जाओ, क्या लिखा देखो फटाफट देखो, ये आ गया आपका √2 बराबर 3a/3b। √2 बराबर a/3b। a/3b परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 भी परिमेय, अगर इसलिए √2 परिमेय होगा, लेकिन हम तो जानते हैं कि √2 परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या। तो निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 ऐसे के ऐसे सवाल हैं, सिद्ध करो। पहला क्वेश्चन, जैसे √2 और √3 को किया वैसे √5 को कर लो। मजेदार, ये भी ऐसे ही सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। पहला √5 मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आपको आता है, लैंग्वेज में ज़बानी बोलूंगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मैं बोलते जा रहा हूं, तो हम उसको a/b में रिप्रेजेंट उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ a और b दोनों उभयनिष्ठ संख्याएं, अर्थात दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात वह सहअभाज्य संख्या है। अतः ये हो गया a = √5b, a² हो गया 5b²। इसको हम लिखेंगे b² = a² / 5। तो a² में यदि 5 का भाग जाएगा तो a में भी 5 का भाग जाएगा, तो a में 5 का भाग चला गया, मान लिया वो संख्या c है, हमने लिख दिया a = 5c, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हो गया a² = 25c²। हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी, कहाँ पे, यहाँ पे रख दी। रखो, ये बन गया 25c² = 5b²। ठीक है, अब इसको काटा तो ये बन गया तुम्हारा 5c² = b²। ठीक है, तो ये हो गया c² = b²/5। तो b² में 5 का भाग जाएगा तो b में भी 5 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a और b में दोनों में 5 एक कॉमन एक वो गुणनखंड है, लेकिन हमने कहा है कि a/b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः ये विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये सिद्ध करता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आ गया, सेम √2 और √3 की तरह करना है, सिंपल। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 करो, इसको a/b मान लो, फिर 2√5 को ऐसे कर लो, फिर √5 बराबर ऐसे आ जाए। ठीक है, कर लो। फिर लिखो a/b जो है वो दोनों उभयन इंटीजर है और वो उभयनिष्ठ उनका गुणनखंड, ये दोनों परिमेय संख्या, लेकिन √5 हम जानते हैं कि वो अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा एजम्पशन गलत है। अतः 3 + √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय। अच्छा भैया, इनको भी कर लेते हैं, इनको भी कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मैंने 1/√2 को a/b मान लिया, फिर √2 बराबर b/a आ गया। फिर क्या करना, जल्दी जल्दी बताओ। फिर मैं क्या करूँगा 2 और √2 × a = b लिखूँगा, फिर लिखूँगा 2a² = b² लिखूँगा। तो a² = b²/2 लिखूँगा। फिर लिखूँगा b² में 2 का भाग जा सकता है तो b में भी 2 का भाग जाएगा,
तो b बटा 2 बराबर c मानूंगा, फिर b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4c स्क्वायर, फिर मैं यहाँ लिख दूंगा इसका मान। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, फिर लिखूंगा c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2, फिर कहूँगा कि a स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो c स्क्वायर में a में भी 2 का भाग जाएगा, फिर कहूँगा कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड तो एक ही था, तो अब 2 आप कह रहे हो कि 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये विरोधाभास हो गया। बस सेम टेक्निक, सेम टेक्निक। यहाँ पर मैंने ये जो है इसको भी a बटा b मान लिया, फिर √5 बराबर ये आ गया, फिर मैं कहूँगा कि √5 तो अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 3a इसको लिखना है, √2 बराबर लिया a बटा b माइनस 6, तो a बटा b माइनस 6 कहोगे कि परिमेय संख्या, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है, लेकिन हमको मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह कल्पना त्रुटिपूर्ण हो गई है। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये कल्पना गलत हो गई, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इजी है, कुछ भी नहीं बेटा, 1-2 बार आप करोगे ना समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। थोड़ा आगे चलें, चलो। परिमेय संख्या उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण करके आते हैं, रिविजिट करके आते हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं में जो होती है ना 2 प्रकार के दशमलव एक्सपांशन, परिमेय संख्याओं में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। एक तो होता है शांत, यानी कि एक जगह जाके गाड़ी रुक जाती है। दूसरा होता है अशांत, अनवासनी और आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ऐसा आता है। अब हमको पता लगाना है कि कब शांत होगा और कब शांत नहीं होगा, यानी कि देखते ही अगर पता चल जाए कि ये दशमलव प्रसार यानी टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कैसे मालूम चलता है, ये अपने पहले एग्जाम्पल ले लिए। एग्जाम्पल लेके इनमें क्या किया, सब में जरा हमने 10 ये पॉइंट को उड़ाया, सब में पॉइंट को उड़ा दिया, तो सब ऐसे ऐसे लिखे हुए आ गया पॉइंट को उड़ा दिया, नीचे 0 0 आ गए, ऐसे लिख सकते। हमने देखा कि नीचे 10 आ रहा है, जब कभी टर्मिनेटिंग वाला दशमलव प्रसार लेते हैं तो नीचे 10 की संख्या आती है। अच्छा, तो 10 की संख्या जब आती है तो जो हर है ना वो 10 होना चाहिए। जो 10 होता है वो क्या होता है, 10 बराबर 2 × 5 होता है कि नहीं होता है, 2 × 5 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 10 वाला जितना भी है, मान लिया 10 का क्यूब है, तो उसको 2 का क्यूब × 5 का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते। तो ऊपर वाले को भी यदि अपन अभाज्य गुणनखंड करें, मान लिया ये आ रहा है 3 × 5 का √3, ये आ गया, दोनों को आपस में काट देवें तो ये बन जाएगा 3/√3। ऐसे अपन आपस में कटिंग वटिंग करके कर सकते हैं, जरा देखो कर सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नीचे उस परिस्थिति में 2 और 5 का कोई मामला आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हमने एक वास्तविक संख्या को लिया जिसका दशमलव प्रसार एक शांत है, तो p/q के रूप में परिमेय संख्या में बदल दिया है। तो p और q सहअभाज्य संख्या है, केवल 2 की घातें या 5 की घातें या दोनों की घातें उसमें गुणनखंड के रूप में होगी। तो हमको ये समझ में आ गया कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो ऐसी संख्या
के रूप में व्यक्त की जा सकती है कि जिसका हर 10 की कोई घात हो, साथ ही 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है। अतः हम अंश और हर में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटकर ये निकाल सकते हैं। नीचे वाला जो हर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m यानी कोई भी संख्या 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो मान लो कि वह एक संख्या शांत दशमलव प्रसार होगा, बाकी अशांत होगा। क्लियर? प्रमेय। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है और q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n का रूप है और n और m कोई ऋणोत्तर यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक है। फॉर्मूला प्रमेय। जब कभी दशमलव प्रसार शांत होगा तो हम x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और वो p बाई क्यू में जो q है हर, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा हर जगह होता है क्या? जरा देखते हैं। ये मान लिया आपने लिया 3/8, इसमें कहां आ रहा है? 2 और 5 तो नहीं आ रहा है। कहां आ रहा है बताओ? यहां क्या आ रहा है? 3/8 में 3 इंटू 2 की पावर 3 आ रही है, आ रही है। इसको मैं ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से गुणा कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 आ गया, आ सकता है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर 13/125 हो तो 13/5 की पावर क्यूब, वापस करो 13 इंटू 2 की पावर क्यूब और ये 5 की पावर क्यूब, दोनों को ऊपर नीचे 2 की पावर क्यूब से गुणा कर दो। देखो क्या आया, वापस में इसको मिटाता हूं, साफ साफ देखो आप क्या लिखा है। ये पहला ऊपर नीचे 5 की पावर क्यूब से गुणा कर दिया, ये दूसरा ऊपर नीचे 2 की पावर क्यूब से गुणा कर दिया, इसमें तीसरा ये क्या किया, नीचे पहले आ रहा था 2 की पावर क्यूब पर 5 आ रहा था, तो जरा अपन ने 5 की पावर 4 बनाना था, तो 5 की पावर क्यूब ले लिया, तो दोनों 5 की पावर 4 आ गया। चौथे वाले में 5 की, तो 2 की पावर 4 यहां से, और अगर यहां भी 2 की पावर 6 हो गया। नीचे 10 बनाना था, तो जितनी पावर कम पड़ रही है ऊपर नीचे मिला के गुणा कर दो। करो ये सारे चारों एग्जाम्पल, कर लो इसको। कर लो, सब कुछ सामने दिख रहा है। 8th क्लास में खूब पढ़ाई की अपन ने, पावर एंड एक्सपोनेंट 7th में भी पढ़ी है। केवल ऊपर नीचे क्या किया है, वापस से बोल रहा हूं, नीचे 10 बना रहे बस, और 10 में होता है 2 इंटू 5, बस जो कम पड़ रहा है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगला प्रमेय क्या कह रहा भाई? मान लीजिए x p बाई क्यू और p और q सहअभाज्य संख्या है, एक परिमेय संख्या ऐसी कि उसका q 2n 5n के रूप का है, तो दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो वही तो बात है। अब हम उन परिमेय संख्याओं की ओर बढ़ने को तैयार है जिसका दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति है। उसको हमने देखा तो 1/7 नीचे लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ शेष ये आ रहे हैं, तो यहाँ स्पष्ट रूप से 2 और 5 का रूप का नहीं आ रहा है, इसलिए हमको साफ मालूम चल रहा है कि ये दशमलव प्रसार जो है वो आवृत्ति है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है।
प्रमेय क्या कहता है? मान लीजिए एक्स पी बाई क्यू, जहां पी और क्यू अभाज्य एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2n 5 की पावर m का नहीं है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। जिसका हर डिनोमिनेटर 10 आ रहा है या 2 की पावर 5 की पावर आ रहा है वो तो है शांत, बाकी ये सब अशांत। चलो फटाफट करेंगे प्रश्नावली। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। सबसे पहला क्वेश्चन 13/31 3125, 3125 का अपन ने निकाला अभाज्य गुणनखंड, निकालो तो आएगा 13/5 की पावर 5। फिर क्या करो, 2 की पावर ये दोनों तरफ गुणा कर दो, इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्या आ गया बच्चों? आया क्या? अब सवाल करोगे फटाफट समझ में आएगा। सब जल्दी जल्दी मेरे साथ करो। क्या किया? अभाज्य गुणनखंड निकाला, फिर दोनों तरफ इसको 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा कर दिया, वैल्यू निकाल ली। इसको करके देखते हैं ये क्या कहता है। 17/2 की पावर क्यूब, दोनों ऊपर नीचे 5 की पावर क्यूब से गुणा कर दिया। इसको कैलकुलेट करो, 17 गुणा 125 से गुणा कर लो, ये संख्या आएगी करो। यस, डू द क्वेश्चन, करो खुद से, प्रैक्टिस करो, मजा आएगा, बहुत अच्छे सवाल है। ये 455 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो यहां 2 5 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है भैया। ये 2 और 5 के रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत और आवृत्ति वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। चौथा ये तो आ जाएगा 2 की पावर 6 देश, क्या करोगे बच्चों बताओ? 15 ऊपर है, नीचे 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? ऊपर 5 की पावर 4 से और नीचे भी 5 की पावर 4 से गुणा कर दो। तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा 15 गुणा 5 की पावर 4, नीचे बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 15 गुणा 5 की पावर 4 गुणा करना और ये बन जाएगा 10 की पावर 6, यानी 10 के 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 के बाद आ रहा है, करो गुणा। 15 5 की पावर 4 क्या होती है? 125 गुणा 5 625, तो 15 को 625 से गुणा करना। देखे 15 को 625 से गुणा करना, क्या आना चाहिए? 9375 आना चाहिए। देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? करो क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन करो सब बच्चे। आ गया सबको? तो क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा, बहुत अच्छी बात है। आंसर ये आ गया सबके, आया कि नहीं आया? मिटा दूं अब? चलो ये ऊपर करते। 5th नंबर क्वेश्चन, इसका अभाज्य गुणन किया, नीचे 7 का स्क्वायर आ रहा, सीधे लिख दो आप अशांत और आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको क्या करोगे? इसको क्या करोगे? 23 गुणा 5, नीचे हो जाएगा 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब, होगा कि नहीं होगा? बस, तो फिर तो बहुत इजी है, करो। 5 से क्यों किया? नीचे 5 का स्क्वायर पहले से था, इसलिए ऊपर 5 दे दिया, नीचे को क्यूब बन गया। ये क्या करोगे? इसमें 7 भी आ रहा है, इसलिए ये तो डायरेक्ट ही कह दोगे कि आप अशांत होगा, ये अशांत आवृत्ति वाला होगा।
नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 8वें नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा मस्त है। 8वें नंबर का क्वेश्चन, उसमें ये क्या 3 तो है, अब देखते ही गड़बड़ मत कर देना। ये 3 कट रहा है, 2 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, 2/5 आ गया। तो 2/5 को आप चाहो तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, तो क्या हो गया 4/10 हुआ कि नहीं। मजा आया, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी वैसा ही है, 5 से 5 कट गया, बचा 7/10। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई बच्चा देखते गड़बड़ नहीं करे, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो। ये कैसा है, यहां अपने टुकड़े तो किए लेकिन 7 से 7 कट गया, लेकिन नीचे 3 रह गया अपने पास। ये 3 रह गया, इसलिए ये अशांत हो गया भैया, अशांत हो गया, अशांत दशमलव प्रसार आ गया। ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, लिख देना। इसमें आप निकाल लेना, जो जो शांत है उनको लिख लेना। आपने लिख ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाएं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। बिना देखे कौन बता सकता है बच्चों, पहले तो ये बताओ मेरे को, पूछ क्या रहा है, वापस बोलो। प्रत्येक स्थिति के लिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बाई Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो। पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्या है क्योंकि ये शांत है। हम यहां पर Q जो है वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आएगा। ये 1 2 0 2 0 0 ये क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी नहीं है। ये तीसरा परिमेय संख्या है लेकिन इसका दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग है क्योंकि बार लगा रखा है, इसलिए इसका जो हर है Q वो 2 की पावर और 5 के 2 और 5 के आपस में घात में नहीं होगा। पहला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है, शांत है, 10 के रूप में होगा, तो Q जो होगा वो इसके 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। दूसरा तो अपरिमेय संख्या है, तीसरा अशांत है, इसलिए ये इस फॉर्म में नहीं होगा। बस देखते ही हमको पता चल गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं। कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले और NTSC में पता नहीं कहीं पे, तो आपको तो डाउट हो जाएगा सर ये क्या हो गया। लेकिन आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया और ढंग से समझ लिया तो अब आपको लाइफ में कभी भी डाउट नहीं होगा। और ये चैप्टर जिसको आप समझ रहे थे कि थोड़ा बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है ना बड़ा। तो सारे क्वेश्चन मस्त मस्त क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे तरीके से समझाया है। और मैथमेटिशियन लोग कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे एल्गोरिथम बनाते हैं, कैसे थ्योरम क्रिएट करते हैं, हाँ पढ़ा अपन ने। तो आज हमारा चैप्टर 1 पूरा हो गया। सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस को रफ कॉपी में भी करेंगे, अच्छा सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स को करेंगे। फिर क्या करोगे, जब समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन को फेयर कॉपी में परफेक्टली जैसे एग्जाम में लिखते हैं वैसे प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, हाँ परफेक्ट स्टेप्स के साथ। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिखना आना चाहिए स्टेप्स को बहुत प्रॉपर तरीके से। वैसा आप लिख के सुंदर काम करोगे
तब आपको लगेगा कि नाउ यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी गुड स्टूडेंट एंड यू कैन गेट 100 out of 100 marks without any doubt. Okay, thank you my dear students, we will meet in the next chapter.